साल तक आती है। अक्सर बच्चे आते हैं कि 12 साल का, जो मेरा 10 साल का बच्चा है वह इतना सारा छोटा सा होगा, छोटे कद की बहुत शिकायत आती है। तो मैं अक्सर कहता हूँ 12 साल का बच्चा है जी। मैं कहा 12 साल तो सिकंदर आजम निकल पड़ा था दुनिया फतह करने, 12 साल का अकबर बादशाह बन गया था, 12 साल का आपके पड़ोस में शाह ईरान तख्त पे बैठ गया था, 14-15 साल मोहम्मद कासिम ट्रैवल करके आ गया था। तो 12 साल का बच्चा हमारा लगता है ये तो अभी स्कूल जाने के काबिल नहीं हुआ। तो ये डॉर्फिशनेस इसको हम कहते हैं, शॉर्ट स्ट्रक्चर, छोटे कद, पन्नी, ये बच्चे रह जाते हैं। और ये होम्योपैथी बड़ा एड्रेस करती है। होम्योपैथी में बच्चे का कद लाजमी बढ़ जाता है। तो ये कंप्लेन आ गई, ठीक है जी। अब आते हैं इसका तदारक कैसे किया जा सकता है। लाएं जी, इंजरी। अब इंजरी में आपके पास सिंपल इंजरी आ गई तो अर्निका बैलस परनस है, हाइपेरिकम है, नर्व इंजरी की दवाई है। इवन बच्चे, हमने बेशुमार बच्चे जो इंजरी का शिकार हुए वो फिट्स पड़े, उनको वो एबनॉर्मल हो गए, तो हमने ये आर्निका हाइपेरिकम, आर्निका हाइपेरिकम दे के वो बच्चे बिल्कुल नॉर्मल हो गए। बस बच्चा जब गिरता है ना तो सर पे उसके चोट लगती है, सीढ़ियों से अक्सर क्रॉल करके आए होते हैं, बेड से अक्सर नीचे गिरता है, सीधा हेड की तरफ जाता है। उसकी कोशिश ये होती है कि मैं इसको अपने आप को सेव करूं, तो वो टांगें पहले नहीं लेके जाएगा, वो सारी पहले लेके जाएगा। ये मैं आपको बताऊं, बच्चे की ये नेचर है। बच्चा रोड क्रॉस करेगा कभी नहीं रुकेगा, स्पीड मार के निकल जाएगा, उसको डर खौफ नहीं होता। जैसे औरतों के बारे में, औरत रोड क्रॉस करके रोड जाएगी, फिर रुकेगी, सेंटर में खड़ी हो जाएगी या पीछे भागेगी। तो ये बिहेवियर होते हैं बच्चों के। बच्चे जो है, सांप पकड़ लेगा बच्चा, कीड़ा पकड़ लेता है, बिल्ली को पकड़ लेगा, कुत्ते को पकड़ लेगा, मतलब वो नहीं डरता। जब उसको काटेगा अगली दफा फिर कहेगा नहीं ये मरता है, फिर पीछे हटेगा। अक्सर बच्चे सांप पकड़ लेते हैं, कीड़े मकोड़े पकड़ लेते हैं। और बच्चे जो है ना बिल्लियों से, कुत्तों से ये खेलने के शौकीन होते हैं। तो यहाँ इनके साथ बच्चा गिरेगा, ज़्यादातर उसकी कंप्लेन होती है छत पे चढ़ा होगा, कहीं चढ़ जाएगा, वहाँ से सीधा ऊपर से नीचे आएगा, सीढ़ियों से आएगा, बेड से आएगा, ये बहुत कंप्लेन होती है। तो फिर आर्निका है, बैलस परनस है, हाइपेरिकम है, सिम्फाइटम है, तो कल्केरिया फॉस जो है, ये बेसिकली जब फ्रैक्चर आ जाएंगे रूटा तो ये वहाँ यूज़ होगी। हेड इंजरी में हमारे पास हाइपेरिकम बहुत अच्छा करती है, रस्टॉक्स बहुत अच्छा करती है। ऐड करें रस्टॉक्स, इसको रस्टॉक्स बहुत अच्छा करती है। फिर हेड इंजरी की वजह से अगर फिट्स पड़ते हैं तो सेक्यूटा बहुत अच्छा करती है, ये इंजरी के फिट्स हैं। आर्टिमिशिया वल्गैरस बहुत अच्छा करती है, मिली लोटस करती है। ये वो दवाइयाँ कि जो सर की चोट की वजह से कोई एबनॉर्मलिटी आ जाती है। फिर नेट्रम सल्फ है आपकी, फिर आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है, आरएमएट है, ओपियम है, ये सारी इंजरी की दवाइयाँ हैं। तो ये दवाइयाँ आपको जब चोट की आपके जहन में आए तो फिर हमारे पास तो ये एक ऑर्डर बहुत ज़्यादा चलता है। हम तो रस्टॉक्स आर्निका हाइपेरिकम, रस्टॉक्स आर्निका हाइपेरिकम, ये हम एक एक डोज दे के फिर हाइपेरिकम 30 में, जिनमें सर की चोट की वजह से बच्चे नॉर्मल हो जाते हैं, हाथ पाँव काम नहीं कर रहे होते, तो ये इससे ठीक हो जाते हैं। लेकिन हमारे पास अच्छी खासी रेंज है मेडिसिन की। फ्रैक्चर हो जाता है तो आप ड्रोसा की डोज दे दें, ऑरोमेट दे दें, रूटा दे दें, सम्फाइटम दे दें, कल्केरिया फॉस दे दें, ये आपको फ्रैक्चर बच्चों के ठीक कर देती है। मोस्टली कम चांसेस होते हैं, उनके अंदर लचक बहुत ज़्यादा होती है बोन्स के अंदर, बच्चों की बोन्स में, लेकिन फिर भी फ्रैक्चर चाहे ऐसी जगह से गिरेगा तो फ्रैक्चर हो सकता है। तो फ्रैक्चर को आपको जहन में होना चाहिए, हेड इंजरी की दवाइयाँ आपको जहन में होनी चाहिए, और नर्व इंजरी की दवाइयाँ आपके जहन में होनी चाहिए। ठीक है जी। अब्यूज़, अब अब्यूज़, बहुत बच्चे बड़े दिलेर होते हैं, उनको कोई आगे से कुछ कहेगा तो आगे से कोशिश करते हैं, मारने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ बच्चे के जो पेरेंट्स होते हैं, वो पेरेंट भी वीक होते हैं ज़हनी तौर पे, वो भी फेस नहीं कर पाते। ऐसे बच्चों को कासिनोसन दिया करें।
जो जल्दी अब्यूज़ का शिकार हो जाते हैं, जल्दी इंसल्ट फील करते हैं, तो बाप का हाँ जी मैं वो इधर पे हो जाती जी, वो भी जल्दी घबरा जाता सी। समझ आइए आपको? तो वहाँ आपको कार्सिनोसन का इस्तेमाल करना होगा। और फिर आपके पास जो इंसल्टिंग मेडिसिन हैं वो जैसे कोलोसेंथ है, कॉस्टिकम है, स्टेफिस एगेरिया बहुत ज़्यादा आएगा कि जो जिन पे पेरेंट्स भी मारते हैं, स्कूल पे भी मार पड़ती है, महल्ले का जो बच्चा तगड़ा होगा वही उसको मारेगा, तो फिर क्या करेगा वो स्टेफिस एगेरिया ही बन जाएगा, मार खाने वाला बच्चा। जो भी थप्पड़ मारेगा चुप, जो भी मारेगा चुप, तो स्टेफिस एगेरिया। टीचर बेइज्जती कर देगा, कोई घर का बंदा, कोई महल्ले वाला, तो फिर कोलोसेंथ। इग्नेशिया डिसअपॉइंटमेंट, फिर गम से आके बीमार हो जाएगा। और दूसरा बच्चा कोई चीज़ उसके पास होगी, उसके बाप के पास बड़ी गाड़ी होगी, कोई चीज़ ज़्यादा कर, खा अच्छा रहोगा, पहन अच्छा रहोगा, तो बहुत बच्चे इग्नेशिया में मिलते, बहुत बच्चे इग्नेशिया में मिलते। और ये नज़र आपने रखनी है। और फिर हमारे पास ये बच्चे जो है, जो डिसअपॉइंट वाले बच्चे, उन पेरेंट्स के बच्चे मिलते हैं कि माँ बाप के अंदर झगड़ा है, फसाद है, तो वो बच्चे सारे इग्नेशिया वाले लेकर रहे होते हैं। माँ छोड़ गई, बाप छोड़ गया, बच्चा अकेला, सिंगल पेरेंट्स बच्चे बहुत ज़्यादा इग्नेशिया में मिलते हैं। तो बजाय आप अब वो सांस का मसला होगा तो आप बेशक उसको जो दे दें सांस की बीमारियों के, आप एंटोमटार दे रहे हैं, आप स्टेनामेट दे रहे हैं, आप काली सल्फ दे रहे हैं, आप वो बच्चा को सांस का मसला ही किसी और वजह से है। बच्चा बेसिकली डिप्रेस है, वो इनहेरिटेड डिप्रेस है। उनकी पेरेंट्स सिंगल पेरेंट्स बच्चा है, और बाद सिंगल पेरेंट्स भी नहीं होते, फिर भी उनकी लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, फिर दूसरी शादी की, तीसरी शादी की, माँ प्यो, वो एक घर का माहौल बना होता है, बच्चा जो है उससे बहुत ज़्यादा परेशान होता है। तो इग्नेशिया बहुत कॉमनली फिर चलती है। ये फोकस करने हैं आपने बच्चे, ये बच्चे आपने फोकस करने हैं। और ये मैं आपको बताऊं कि दुनिया की कोई और साइंस इतना अच्छा ड्रेस ही नहीं कर सकती जितना हम ड्रेस करते हैं। आपने बच्चे की ज़िंदगी बना देनी होती है, आपने बच्चे को बहादुर बना देना होता है। वो क्राइसिस से निकलता जाता है, और ये आए फिर बहुत देरी मोम की तरह बिल्कुल पिघल जाएगा, बिल्कुल रह जाएगा। तो ये वो नर्सरी है जिस नर्सरी को आपने हर चीज़ पे एड्रेस करके ठीक करने की सलाहियत है आपके अंदर। और यकीन माने ये इतना मज़ा आता है ना इन बच्चों को फिर ठीक करने में, आपको नशा चढ़ेगा। आप कहेंगे अच्छा वो चूना खाता था छोड़ दिया, अच्छा, मेरा बच्चा पर्स पैसे निकालता है, आप टैलेंटोला देना पर्स से पैसे निकालने छोड़ देगा। कैसी साइंस है? सैकड़ों हज़ारों बच्चे हमने ठीक किए जो बाप के पर्स से चीज़ें छुपा के बाहर गली में बेच आएंगे, कुछ करेंगे, आप उनको दें छोड़ देंगे। झूठ बोलते हैं बच्चे, सल्फर दें, झूठ बोलना छोड़ देंगे। ये होम्योपैथी का एक अलग शेड है जो किसी दूसरी साइंस के पास नहीं है। सेशन जो है जी फिर होते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास सेशन कराएं, बच्चा नहीं सुनता, वो उसके अंदर जो कंपल्शन है बाय नेचर ब्रेन के अंदर वो वही काम करेगा। और कंपल्शन जो ब्रेन की कंपल्शन है दुनिया की और कोई साइंस नहीं ठीक कर सकती जितनी होम्योपैथी की मेडिसिन ठीक करती। ये कंपल्शन होती है अंदर से, मजबूरी है उसकी, और कंपल्शन को ठीक करना आप देंगे अगले दिन बंदा। बेशुमार किस्से कहानियाँ, बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं मेरी ज़िंदगी के अंदर में, वो वाक़यात भी अगर लोगों को बताना शुरू कर दूं कि ये बच्चा ऐसा आया था तो उसको ये ऐसे ठीक हुआ, दिनों में ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल कंपल्शन ब्रेन की चोरी करने की ख़त्म हो जाएगी, मिट्टी खाने की ख़त्म हो जाएगी, मारने की, बच्चों को मारते हैं बच्चे, बड़े मिसबिहेव करते हैं। तो ये सारी मज़े की कंप्लेंट्स हैं। अगर आप इनको एड्रेस करें और आप मैं ये समझता हूँ कि ये आप अगर इतना बड़ा एरिया नहीं संभाल सकते, मतलब ये तो बहुत लंबी फील्ड है ना, आप पैदाश से लेके माँ के पेट से लेके आप 100 साल तक लोगों का इलाज अपनी यार एरिया, अगर आपकी कैपेसिटी इतनी नहीं है, आप उधर नहीं जा सकते तो थोड़ा एरिया फिक्स कर लें।
आपके पास वही एरिया, अब देखें ना उन्होंने डिवाइड कर दिया, कान का अलहदा कर दिया, नाक का वो कर दिया, स्किन वाला अलहदा कर दिया। भाई नहीं इतने कैपेसिटी किसी बंदे की कि पूरी बॉडी को ठीक करने की सलाहियत रखती है, तो एरिया गुर्दे की पथरी निकालने का एरिया रख लें, पित्ते की पथरियों का रख लें। मैं पथरियाँ ही निकालता हूँ जी, मैं बच्चों का इलाज करता हूँ जी, मैं स्किन का इलाज करता हूँ यार, मैं सेक्स का इलाज करता हूँ, मैं इनफर्टिलिटी का इलाज। भाई नहीं आपकी इतनी कैपेसिटी बनती तो आप थोड़े एरिया में फोकस कर लें, लेकिन करें तो सही ना उसको, तो जितना एरिया आप करते हैं उसको तो समझ के कर लें। हम तो आपको बना पक्का पका पुगू के आपके सामने रख रहे हैं, अब अगर उसको भी आप नहीं खा सकते तो फिर हम क्या कर सकते। ये तो हमारी जो पिछली देखे ना 50 लाख बंदे का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कोई किताबी एक्सपीरियंस नहीं है, ये क्लिनिकल प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस है। ये सारा क्लिनिकल प्रैक्टिस का, आपको एज वाइज का लेक्चर दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। अब हमारी कॉपी लोग करेंगे लेकिन पहले किसी को नहीं मिलेगा, समझ नहीं है किसी को कि किस तरह से एज वाइज डिजीज को हम एड्रेस करें। अब इस पर आगे आ जाएगा जी सेक्सुअल अब्यूज आ जाता है, कार्सिनोसन है, एकोनाइट है, अर्निका है, इग्नेशिया है, वही दवाइयाँ ऊपर नीचे हो रही हैं। ये जो 4, 5, 6 दवाइयाँ हैं, आप इग्नेशिया को पढ़ें, आप नेट्रोम्योर को पढ़ें, आप एसिड फास्ट को पढ़ें, आप स्टेफिस एगेरिया को पढ़ें, आप कोलोसेंथ को पढ़ें, बेशुमार दिमागी मसाइल यहीं पढ़ें। नेक्स्ट डिप्रेशन, मैं कर गया हूँ डिप्रेशन, वैसे मैं डिप्रेशन को कर गया हूँ। अच्छा फीवर, अच्छा बहुत ज़्यादा अक्सर आपको बच्चे, आपको पता है पाँव नंगे फिरते हैं फर्श पे, वो इनके अक्सर पाँव ठंडे होंगे, सर गर्म होंगे, ये बेलाडोना वाले बच्चे आपको बहुत ज़्यादा मिलते हैं। फिर ये शर्ट होगी, एक शर्ट माँ ने पहनाई होगी क्योंकि उसने पहनाई होती है कि घर के अंदर रह रहा हो, जो ही दरवाजे से बाहर निकल जाएगा। फिर आर्सेनिक रस्टाक्स के बड़े मिलते हैं आपको, मैं ज़्यादा उस लंबे चक्रों में नहीं आमों को डालना चाहिए। अब बेलाडोना जो है बहुत कॉमन यूज़ होती है बच्चों के बुखार में, चेहरा बिल्कुल सुर्ख होगा, पाँव बिल्कुल ठंडे होंगे, और अगली स्टेज आ जाएगी कलकेरिया कार की। और हमने क्या किया होता है, हमने बेल और कलकेरिया कार दोनों दे दी होती है, एक घंटे बाद वो खिला दें। फिर हमने आर्सेनिक रस्टाक, जो बच्चे वेदर चेंजिंग पे आते हैं उनको हमने आर्सेनिक 200 की दे दी, आरटी की 200 की एक डोज दे दी, वो ठीक हो जाते हैं। कुछ मौसम की तब्दीलियों की वजह से भी, जैसे ये मौसम हमारा ये जो अब चल रहा है, दिन गर्म होता है रात ठंडी होती है, डलका मारा चल रहा होता है, रस्टाक चलता है। फिर सर्दियों में ये बच्चों की बहुत कम कंप्लेन है, बड़ों में आती है जैसे यूपिटोरियम पर। अच्छा फिर माँ कहती है इसको, ये बार बार इसको बुखार हो जाता है, आप एक डोज ट्यूबरकुलोनियम की दें, एक बेसिलिनियम की दें, बार बार बुखार नहीं होगा। फिर इन्फेक्शन गले गुलों के हो जाते हैं तो काली में और फेरापाल, अगर ये नहीं काम करती 2-3 दवाइयाँ जो मैंने आपको बताई हैं, आपका मैक्सिमम बुखार बच्चों का बेला और कलकीरिया कार उतारेगी। आपके पास सेकंड चाहे आर्सेनिक रस्टाक्स की बेशुमार बुखार उतारेगी, बेशुमार बुखार उतारेगी। और बार बार होता है, एक ट्यूबर की डोज दे दें, एक बेसिलिनियम की डोज दे दें, बुखार आपका सेटल हो जाएगा। बहुत कम बच्चे आएंगे जो टाइफाइड वाले आएंगे, जब टाइफाइड आएंगे तो एक टाइफाइडिनम की लगा दें, बेप्टेशिया लगा दें, कि बच्चों में टाइफाइड कम आता है लेकिन कम आता है। जनरल बुखार जो है, मौसमी बुखार, उसमें 4 दवाइयों पे अगर आपके पास है ना 4 दवाइयाँ क्लिनिक में, तो अब बच्चों का बुखार उतार लें। नहीं मलेरिया आएगा, मलेरिया भी बच्चों में कम आता है, मलेरिया आएगा तो फिर मलेरिया आपकी एक डोज दे दें, एक ट्यूबर की दें, मलेरिया आप दें, चैनम सल्फ दे दें, मलेरिया का बुखार उतर जाएगा। टाइफाइड का बुखार आ गया तो टाइफाइडिनम ट्यूबर, टाइफाइडिनम दें, बेप्टेशिया दें, वो बुखार तीनों दवाइयों से उतर जाएगा। आप बुखार आपको आ गया ना आपके पास, फिर आपका टॉन्सिल्स का बुखार आएगा, ट्यूबर बेल ब्राटा का आप दें, टॉन्सिल का बुखार उतरेगा। पस पड़ी है तो ट्यूबर स्लेशिया ब्राटा का आप दे दें, वो उतार देगा।
तो ये 4-5 ग्रुप हैं बुखार के उतारने के। आपके पास जिस किस्म का भी बुखार आता है आप उसको उतारने की सलाहियत रखते हैं। अब काली में और 200 में, ये फेरामास 200 में आपको कोई बाकी आपकी ये रूटीन की दवाइयाँ, आप एक डोज काली मेर की दें, एक फेरामास की दें, वो 15 मिनट में बुखार उतार देगा। आप बेलाडोना कलकीरिया का आपका बच्चा है, आप दें 15 मिनट में बुखार उसका उतरा होगा, शाम तक खेल रहा होगा। आप उसको सडनली टेम्परेचर वेदर की बाहर ले गया, चेस्ट खराब, आर्सेनिक डोज डाल दें, उसका बुखार उतर जाएगा। कोई लंबी साइंस तो है ही नहीं, और ये टोटली क्लिनिकल प्रैक्टिस है। आप बुखार का चैप्टर खोल के आप कंफ्यूज हो जाएंगे, उसमें 100 दवाई लिखी हुई है, उसमें वो सिर्फ आपको 0.001% में जाके ज़रूरत पड़ेगी उस स्टडी की। ये मैं आपको बता दूं, ये मैं आपको क्लिनिकल एक्सपीरियंस बताता हूँ। पढ़े तो जितना मर्जी है पढ़े, आपको कोई रोकता तो नहीं है ना, जितना मर्जी है पढ़े, कोई नहीं रोकता ना आपको। मास भाई मुझे रोका था मौलवी साहब ने मुझे। मैं जब 4-5 साल का था तो मुझे माँ ने भेजा कि जाओ मसीते। तो एक दिन गया, 2 दिन गया, 4, वो सबक देता था। मैंने जितना उसने सबक दिया मैं अगले दिन उससे ज़्यादा याद करके चला गया। तो जहाँ तक उसने बताया था मैंने वहाँ तक पढ़ा, तो फिर आगे भी बढ़ना शुरू कर दिया। तो उसने मारा मेरे सर पे डंडा, उसके जितना पढ़ाया है उतना पढ़ा करो, ज़्यादा ना पढ़ा करो। मैं अगले दिन मसीत ही नहीं गया। वहाँ मेरी बड़ी कोशिश की कि मैं इसको मसीते भेजूँ। मैंने कहा जी ये दुनिया का वाज मौलवी है जो पढ़ने पे मारता है, तो मैं नहीं जाता। तो ऐसे बहुत कम लोग हैं जो पढ़ने पे मारते हैं। तो लिहाजा आपको तो कोई नहीं रोकता ना कि जितना मर्जी है पढ़े, लेकिन जितना बताया इतना तो पढ़े ना, इतना तो ज़रूर पढ़े। अब इस एज में डायरिया बहुत आता है, और डायरिया हमेशा बैक्टीरियल होगा इनको, या डेंटेशन पीरियड का डायरिया होता है या बैक्टीरियल होता है, या माँ बाहर जाती है जो गंद बला खा आती है, पकोड़े समोसे कबाब कुछ खाएगी, वो फीडिंग कर रही होती है, उस बच्चे को भी डायरिया हो जाता है। तो पहली हमारी कोशिश होती है कि हम इसको नक्स 30 या 200 की खुराक दे दें। और चूँकि ये बैक्टीरियल बहुत कॉमन पाया जाता है बच्चों में, क्योंकि बच्चे जो है ना उनको ज़ाहिर है वो किसी चीज़ का तो ख्याल ही नहीं करते, ना हाथ साफ़ किए ना कुछ किए, तो बैक्टीरिया इनको बहुत कैच करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो अच्छी दवाई काम करती है, आप बेसिलिनियम 1 mg की एक डोज देते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन का बुखार और डायरिया फ़ौरन रोक देगी बेसिलिनियम, और इवन यहाँ नहीं रोकेगी, बड़ों को भी रोक देगी। तो अमूमन क्या करें, नक्स की एक डोज दे दें। आप इतनी कहानियाँ तो ज़ाहिर सच्ची बात है, बहुत डिटेल अगर आपको चेक करनी चाहिए आपके पास, क्योंकि हमारे पास तो हमने एक रूटीन हमारी बनी होती है, एक डोज नक्स की लिखी, एक बेसिलिनियम लिखी, एक एलोज लिखती। ये 3 दवाइयों से मोस्ट कॉमनली आपका डायरिया ठीक हो जाता है। फिर डेंटेशन पीरियड का डायरिया आ गया तो आप उसको पोडोफाइलम देंगे। अक्सर पोडोफाइलम 30 में आप देंगे। डेंटेशन पीरियड के डायरिया, वैसे भी डायरिया बहुत अच्छा रोकती है पोडोफाइलम। फिर आपकी क्रोटन टिक, आप एलो क्रोटन टिक को अल्टरनेट करवा सकते हैं। क्रोटन टिक बहुत अच्छा रोकती है, वो बहुत गड़गड़ करने वाला पिचकारी की तरह क्रोटन टिक का, और हम 30 में 1 mg में 200 में आप अल्टरनेट कराएंगे, जो शाम तक डायरिया रुका होता है। फिर वो माँ आपको कहती है कि जी बच्चा जो ही फीड पीता है आगे उसको मोशन शुरू हो जाते हैं, आप उसको फेरामेट दें, उसको चाइना दें, फ़ौरन ठीक हो जाएगा। अब डायरिया की दवाइयाँ तो बहुत हैं, मतलब मैं आपको ये कॉमन प्रैक्टिस है, हमारे पास ज़्यादा किसी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप नक्स दें, बेसिलिनियम दें, एलोज दें, रुक जाएगा। बहुत ज़्यादा क्रोटन टिक पे या पोडोफाइलम पे जाना पड़ता है। अब वो कहता है, माँ कहती है, अब और अगर डिटेल में कोई केस फंस जाता है आपका तो फिर डिटेल में चले जाते हैं। अब डिटेल में क्या चलेंगे जी, एक स्टूल के 6 रंग होंगे, 4 रंग होंगे, 5 रंग होंगे, तो ये पल्साटीला का डायरिया आएगा। स्टूल किया है उसने, थोड़ी देर बाद कलर चेंज कर जाएगा। वो कहती है अभी स्टूल किया, बाद में कलर चेंज कर गया तो अर्जेंटम नेट्रिकम।
सब्ज़ ग्रीन डायरिया आएगा, ग्रीन कलर का डायरिया आएगा तो नेट्रम सल्फ का आएगा। फिर डायरिया के साथ वोमिटिंग भी है तो एलेट्रियम का डायरिया आएगा, एलेट्रियम में मोशन भी होंगे साथ, ये भी होगा। स्पूटरिंग का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होता है डेंटेशन पीरियड्स में, अगर वो डायरिया आता है तो कलकेरिया फास्ट बहुत अच्छा रोकेगी। तो आप क्या करें कि आपको अगर बहुत ज़्यादा इस पर प्रॉब्लम आता है तो ये नक्स बेसिलिनम तो रखें ही रखें, ये मेरी बात याद रखें। ये समझो कि आपकी बेस को सेट कर देगी। बाकी आप एलोग दे सकते हैं, क्रोटोनिक दे सकते हैं। और फिर बहुत ज़्यादा बच्चे चिड़चिड़े होते हैं और दो दवाइयाँ वहाँ बहुत काम करती हैं, डायरिया है, चिड़चिड़े हैं, डेंटेशन पीरियड्स है, आप कैमोमिला दें, रोक देगी। फिर बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव स्मेल, सोर स्मेल के साथ आता है, आप रियूम दें, फ़ौरन रोक देगी। रियूम, ये तो 5-7 दवाइयाँ हैं डायरिया की जो मेरे टिप्स पे पड़ी हैं। ये टिप्स पे पड़ी हैं ना, कोई किताब तो नहीं खोली हुई हमने, रोज़ की प्रैक्टिस है। नक्स बेसिलिनम की तो रूटीन बना के रखें ना, नक्स बेसिलिनम की रूटीन बना के रखें, साथ एलोज 200 की डोज लगा लें, उससे फारग हो जाएगा काम। और प्रैक्टिस के बड़ी पेशेंट को अटैच रखें। ये जो एक्यूट पेशेंट होते हैं ना, ये डायरिया, ये इनको आपने फीवर, इनको आपने अपने साथ लगाई रखना है। आपने ये 3 पुड़ियाँ बना के देनी है, एसएल दे दें, एलोक्रोटेंटिक साथ लादा बांध के दे दें, पोडोफाइलम ला देना, भाई फ़र्क ना पड़ा तो एल ले लें, नहीं तो परसों मुझे दिखा देना, ताकि वो भागती रहे, आपके पास आती रहे। 2 दवाइयाँ तीसरी तो काम कर जाएगी ना, आपको सिलेक्शन में आसानी हो जाएगी। उसको डिस्टेंस पे ना रखें, लालच में आके महीने की दवाई ना बना दें डायरिया वाले को। वो होता है एलोमीना। एलोमीना का स्टूल जो होता है लेई की तरह होता है, जैसे लेई होती है ना, जैसे इस पे कोई लेसदार स्टूल होता है। और वो स्टूल हालांकि कॉन्स्टिपेटेड नहीं होता, लेकिन वो लेई एलोमीना, एलोमीना नहीं। आप उसको फिर बेसिलिनियम दे के दें। जब आप बेसिलिनियम देंगे ना तो वो उसको कर जाए। एक दिन इसीलिए फ़र्क पड़ा ना कि उसके अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, इसलिए मैंने कहा कि नक्स बेसिलिनियम पक्की रखें, बेस को ना छोड़ें। फिर आगे दवाई आप ऐड कर सकते हैं, आप क्रोटोनिक ऐड कर सकते हैं, आप एलोमीना ऐड कर सकते हैं, आप जो है एलेट्रियम ऐड कर सकते हैं, आप कलकेरिया फास्ट ऐड कर सकते हैं, रियूम कर सकते हैं, अर्जेंटम कर सकते हैं, नेट्रम सल्फ करते हैं, फास्फोरस नलके की तरह जो खुल जाता है, वो कहते हैं नलके की तरह मोशन करता है, जैसे नलका खुल गया है, तो फास्फोरस की ये बड़ी खास अलामत है, तो फास्फोरस जा सकती है। तो डायरिया नहीं बच सकता होम्योपैथिक डॉक्टर से अगर वो 5-7 दवाइयों पे ग्रिप रखता है। और यहाँ डेसेंट्री आ जाती है, ब्लड आना शुरू हो जाता है, तो फिर दवाइयाँ चेंज हो जाएंगी, या थोड़ा सा ऐड कर दे डेसेंट्री का। फिर अब आपको बेसिलिनियम देंगे, आपके पास एक दवाई और आई है पोटेंटाइज होकर डेसेंट्री को वो इसकी एक डोज दे दें। फिर आपके पास जब डेसेंट्री आ जाएगी, ब्लडी मोशन आना शुरू हो जाएगा, तो मर्कसाल है, मर्कौर है, मर्कसाल है, मर्कौर है, डेसेंट्री को है। सफ़ेद पखाना आता है डिजिटेलस में, सफ़ेद पखाना आता है मोस्टली कामली जॉन्डस में, जरकान हो जाएगा, चिरिडोनियम। तो ये ध्यान में रखें कि बच्चे को जब जरकान होगा तो पखाना उसका सफ़ेद हो जाएगा। हाँ, मट्टी के रंग का भी होगा, वाइट भी हो जाता है, तो वो जॉन्डिस की अलामत है। फेंसिव, बहुत ज़्यादा फेंसिव जो होता है, जैसे रियूम का फेंसिव होता है, कलकेरिया कार्प का फेंसिव होता है, कालीफास फेंसिव होगा। जितने भी डिस्चार्जेस जो आते हैं बदबूदार होंगे,
वो कालीफास के होंगे, वो पायरोजीनम के होंगे, वो सुराइनम के होंगे। ऑफेंसिव, अनबियरेबल। ऑफेंसिव जैसे पेशाब ऑफेंसिव बहुत ज़्यादा होता है, अनबियरेबल हो जाता है, जैसे एसिड नाइट्रिक का आता है, एसिड बेंस का होता है। अब वो कहते हैं खाना खाने के फ़ौरन बाद बच्चा मेरा स्टूल पास कर देता है। ये एलोज भी है, ये पोलो भी है, चाइना बहुत कॉमन है। और फिर वो कहते हैं अनडाइजेस्टेबल, जो ही खाता है वही निकाल देता है। चाइना जैसे खाता है वैसे ही निकाल देता है, चाइना। थेरामेट बच्चों के मोशन और उल्टियों में बड़ी कमाल की दवाई। ये मिल्क टॉलरेंस भी पैदा करती है और ये बहुत ज़्यादा मोशन और डायरिया को रोकता है। खाने के बाद फ़ौरन डायरिया हो जाता है। थेरामेट बहुत कॉमन चलती है मेरे पास उल्टी में। हालांकि थोज़ा का बड़ा जिक्र किया हुआ है, तो हमने तो थोज़ा देनी छोड़ दी है। दूध पीने के बाद उल्टी, दूध पीने के बाद मोशन, थेरामेट। और वो बेसिलिनम लक्स वो साथ साथ रखें आप उसको। वो क्या करेगी, बच्चे की आंतों के अंदर एक एनर्जी प्रोवाइड कर देगी। और जो माँ ने मिर्च मसाले ये वो खाया होता है उसको नक्स एंटीडोट करती है। अन्य टाइप ऑफ द बैक्टीरिया बेसिलियम उसको बहुत ज़्यादा एड्रेस करेगी। आप देखें आपके यूँ टिक टिक के यूँ जैसे एलोपैथिक लिखता है ना, इंटॉक्स इंटॉक्स, इस तरह शाम तक थ्रेट होता है बच्चा। हमने इसको बड़ा आसान किया हुआ है, बहुत सिंप्लीफाई किया हुआ मैंने। और ये 80-90% बच्चों को लगेगा। फिर अगर कोई केस फंस जाता है थोड़ी सी स्टडी कर लें। अगर कोई फंसता है तो नहीं फंसते। ये 5-6 दवाइयाँ, 4 पहली 3 दवाइयों में तो पहली 3 में नहीं फंसता। नेक्स्ट बेसिलियम में लोज में ही नहीं फंसते। 70-80% यही निकल आते हैं। फिर पोडोफाइलम ऐड कर दें। कल्केरिया फास्ट डेंटेशन पीरियड में बहुत अच्छा काम करती है, क्रोटन टिक करती है। नेक्स्ट, आपके यकीन माने आप डायरिया सिर्फ कंट्रोल करेंगे ना, बच्चों की लाइनें लगी होंगी आपके पास। इस एरिया में रहे ना आप, क्यों इतनी 4-5 दवाइयाँ तो मैं बता, 3 दवाइयों पे ग्रिप रखें, 4 चौथी ऐड कर लें। पहली 3 पक्की रखें, पहली 3 पक्की रखें। बीच में फिर वो कहते हैं स्पूटरिंग होती है, पिट की आवाज़ आती है, तो आप कल्केरिया फास्ट लगते हैं, क्रोटन टिक रख लें। कलर चेंज करता है अर्जेंटम है, मतलब आपके पास बड़ी वो। लेकिन ये जो पहली 3 दवाइयाँ ना आपके मैक्सिमम मोशन को ठीक कर दें, मैक्सिमम मोशंस को ठीक कर। अब अगली कंप्लेन इसके बिल्कुल उलट आ जाएगी। बच्चा जी जद्दू दा पैदा होया ना जी डॉक्टर साहब, इसकी कब्ज नहीं ठीक होती। कब्ज नहीं ठीक होगी। अब कब्ज में हमारे पास नक्स वमीका है। और जो बच्चे ढीठ किस्म की जिनकी कब्ज होती है, ढीठ सख्त क्रोनिक कार्सिनोसम 200 की एक डोज दे दें, तोड़ देगी कब्ज, पुरानी से पुरानी कब्ज तोड़ देती है। फिर आप ये ओपियम तोड़ देती है। फिर आपकी हाइड्रोस्टिस है। ब्रायोनिया बच्चों में बड़ी यूज होती है, एलोमीना बच्चों में कब्ज में बड़ी यूज होती है। और जो दूध पीने वाले बच्चे होते हैं इनमें एक और दवाई बड़ा अच्छा काम करती है और हमारे पास बहुत कॉमन यूज होती है, वो है लेक्डेफ्लोरेटम। वो 30 में दे दें, 200 में एक डोज है, कब्ज तोड़ देगी। जो कब्ज कोई दवाई भी नहीं तोड़ती, वो एस्टिस रूब्रम तोड़ देगी। आप लगा लेना बार बोर्ड, मैं डायरिया और कब्ज का इलाज करता हूँ, 10 दवाइयाँ लेके बैठ जाएं ना। अगर मरीज ठीक होना 90-80% तो आप मुझे आके पकड़ लेना, लेकिन ये 10 तो समझ लें आप। यार बोर्ड लगा लें कि मैं
कागज, चाक, मिट्टी खाने वाले बच्चों का इलाज करता हूँ। 4 तो 5 दवाइयाँ हैं सारी, कितनी सारी दवाइयाँ हैं। आप बोर्ड लगा लें, मैं तो सिर्फ बच्चों के जो बेड बैठे पेशाब वालों को, अब कितने बच्चे हैं, हज़ारों सैकड़ों बच्चे हैं जो रात बिस्तर में पेशाब करते हैं। वो यार ये हमारे पास जो 300-400 बंदे की रज लगी होती है, ये इसी तरह टिक 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 दे रहे होते हैं। कोई मैं पीछे बोर्ड पे तो कम ही देख रहा हूँ ना, मैं आपको इसी तरह ही बोल रहा हूँ ना। हिफाज़त की हुई है हमने, टिप्स पे रखी हुई है, सारी टिप्स पे रखी होती हैं, क्योंकि रोज़ प्रैक्टिस है। जब पढ़ते हैं फिर प्रैक्टिस, पढ़ते हैं प्रैक्टिस, दवाई आपको बिल्कुल हिफाज़त हो जाती है। जो ही बचा आएगा जो ही फिर टिक टिक की दवाइयाँ सामने आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ये रोज़ की प्रैक्टिस है। लिख के रख लें यार साइड पे, पेपर पे। महीना रखेंगे, 2 महीने रखेंगे, 4 महीने वो पर्चा गायब हो जाएगा, आपको ज़ुबानी हिफाज़त हो जाएंगी। मैं तो जब मैं शुरू की प्रैक्टिस तो मैं तो रेपिटी, सच्ची बात है मुझे पढ़नी नहीं आती थी। मैं तो क्या करता था, मैं डिस्पेंसरी में जाके खड़ा हो जाता था, दवाइयाँ पढ़नी शुरू कर देता था। अल्फ़ाबेट ये तो वहाँ से खड़े खड़े दवाई मिल जाती थी, पढ़ी होती थी ना, याद नहीं होती थी। तो ये कब पक्का होगा? आप सुनेंगे, आप पढ़ेंगे, आप इस्तेमाल करेंगे, तो फिर आप पक्की हो जाएंगी।